बरोक आर्किटेक्चर के टाइम पर जो कैथोलिक चर्चेस थे वो चाहते थे कि वहां की जो पब्लिक है वो उनसे कनेक्ट करे। और जैसा कि हम जानते हैं कि बरोक आर्किटेक्चर कोई 10 साल 20 साल का एक पीरियड नहीं था, बल्कि 150 साल का एक पीरियड था। हमने रेनेसांस आर्किटेक्चर के टाइम में देखा कि पब्लिक साइंस से ज्यादा रिलेट करने लगी और ह्यूमन सेंट्रिक बिल्डिंग्स बनाने लगी। तो एग्जाम में ये पिक्चर आपको दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर पर हमारी एक सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अब तक हम बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से आप आई बटन पर क्लिक करके उन सारे एपिसोड्स को देख लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर एक सीरीज के फॉर्म में हमने बनाया है, यानी कि हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से रिलेट करता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है बरोक आर्किटेक्चर, जो कि रेनेसांस आर्किटेक्चर के बाद स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपने रेनेसांस आर्किटेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो आपको बरोक आर्किटेक्चर के काफी सारे फीचर समझ में नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी सबसे पहले इस एपिसोड को देखने से पहले आप प्रीवियस एपिसोड को जरूर देख लीजिए। तो अगर आप नाटा एंड जेईई पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं बरोक आर्किटेक्चर के बारे में। तो बरोक आर्किटेक्चर से पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया था रेनेसांस आर्किटेक्चर के बारे में, राइट। और रेनेसांस आर्किटेक्चर के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। और जब रेनेसांस आर्किटेक्चर खत्म हो गया तो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है बरोक आर्किटेक्चर। क्लियर। अब बरोक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बरोक आर्किटेक्चर बेसिकली तब स्टार्ट हुआ जब रेनेसांस आपका खत्म हुआ। और रेनेसांस की बिल्डिंग्स को जब हमने देखा था तो हमने देखा कि वो रोमन और ग्रीक यानी कि क्लासिकल ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, क्लासिकल प्रिंसिपल्स फॉलो किए, क्लासिकल फीचर्स अपने बिल्डिंग्स में लगाए। और उनकी जो बिल्डिंग्स थी वो जनरली बरोक के कंपैरिजन बहुत सिंपल होती थी, क्योंकि हमने उनके फसाड में देखा था कि बिल्डिंग्स में क्या था, सिमेट्री हमें देखने को मिलती थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है रेनेसांस आर्किटेक्चर का तो आप देख लीजिएगा। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक जैसे देखते थे, उसमें सिमेट्री होती थी। बट अगर हम बात करें बरोक आर्किटेक्चर की तो बरोक आर्किटेक्चर में हर बिल्डिंग डिफरेंट थी और बहुत ही ज्यादा ओवर ऑर्नामेंटेशन था। वहीं दूसरी तरफ रेनेसांस आर्किटेक्चर बहुत सिंपल था, बहुत काम था। लेकिन बरोक की अगर हम बात करें तो मैं 3 वर्ड्स में अगर बरोक को आपको एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट इज ड्रामेटिक, तो आप लिख सकते हो ड्रामा। सेकंड, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड, ओवर ऑर्नामेंटेशन। क्लियर। तो इन 3 वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि बरोक में बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, ड्रामा आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, बिल्डिंग्स में बेसिकली कर्व होगा, बिल्डिंग्स में फ्लोइंग शेप्स होंगे। तो बिल्डिंग आपको ऐसी लगेगी जैसे बिल्डिंग में मूवमेंट हो रहा है, बिल्डिंग स्टैटिक नहीं लगती आपको कि कहीं एक जगह पर वो रखी हुई हो। एंड थर्ड, ओवर ऑर्नामेंटेशन। अगर हम रेनेसांस की बात करें तो रेनेसांस में क्या था, रिस्ट्रिक्टेड ऑर्नामेंटेशन था एक लिमिट तक, लेकिन बरोक में उसकी कोई लिमिट नहीं थी। क्लियर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बरोक आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है आपका इटली में। तो यहां पर ये जो आपको येलो कलर में मैप दिख रहा है, इसमें मैंने इटली को दिखाया हुआ है। अब ये मैप क्यों इंपॉर्टेंट है, मैप से बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो कि ओके किस स्टेट पर, किस सिटी पर, किस लोकेशन पर ये स्टाइल बेसिकली फ्लरिश हुए या फिर डेवलप हुए। क्लियर। तो रेनेसांस भी हमारा इटली में स्टार्ट हुआ और बरोक भी हमारा इटली में ही स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो बरोक स्टार्ट होता है आपका लेट 16th सेंचुरी से। और कहां पर स्टार्ट होता है आपका, इटली में। तो बरोक आर्किटेक्चर आपका स्टार्ट होता है इटली में।
अगर हम पर्पस की बात करें कि जो बरोक आर्किटेक्चर है वो किस वजह से इतना ज्यादा फ्लरिश हुआ, किस तरह से वो ऐसे डेवलप हुआ, तो रीजन सबसे सिंपल है कि बरोक आर्किटेक्चर के टाइम पर जो कैथोलिक चर्चेस थे वो चाहते थे कि वहां की जो पब्लिक है वो उनसे कनेक्ट करे। हमने रेनेसांस आर्किटेक्चर के टाइम में देखा कि पब्लिक साइंस से ज्यादा रिलेट करने लगी और ह्यूमन सेंट्रिक बिल्डिंग्स बनाने लगी। तो अब इससे क्या हुआ कि लोग बहुत ज्यादा जागरूक होने लगे, उन्होंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया, साइंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, आर्ट एंड लिटरेचर को पढ़ना स्टार्ट किया। अब अब क्योंकि वो इन सब में एक्सप्लोर कर रहे थे तो अब वो चर्च से थोड़ा दूर होने लगे। अब जो कैथोलिक चर्च थे वो चाहते थे कि लोग उनसे कनेक्ट रहें, उनसे जुड़े, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनाना स्टार्ट किया ताकि लोगों को कनेक्ट किया जा सके। अगर इस स्टाइल की बात करें कि इस स्टाइल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो पहला कर्व्ड लाइंस। तो अगर आप चाहे कुछ सीलिंग देखो, राइट, तो आपको कर्व, सर्कुलर, आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं कि जो प्लान है वो रेक्टेंगुलर ही होगा या स्क्वायर ही होगा, आपको बहुत सारे शेप्स देखने को मिलते हैं जिसमें आपका कर्व लाइंस ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। और जो शेप्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई सिंपल शेप यूज नहीं किया जाता है। अब लाइट का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। किस तरीके से, तो जो इनकी बिल्डिंग्स होती थी जनरली उनमें क्या करते थे कि जो बैकग्राउंड होता था उसको ब्लैक रखते थे और बिल्डिंग की हाइट पर विंडोज देते थे ताकि अगर वहां से कोई रोशनी आए तो वो उस वॉल पर पड़े, और उस वॉल पर ये स्कल्पचर्स बनाते थे। तो बेसिकली एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट होता था। तो इन्होंने लाइट का बहुत अच्छे से यूज किया। अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो बरोक पीरियड आपका 1600 से 1750 तक चला, यानी कि लगभग 150 साल तक ये पीरियड रहा। अब अगर हम ओरिजिन की बात करें तो ये आपके यूरोप में हमें देखने को मिला, इटली में। अब ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस वजह से बेसिकली डेवलप हुआ, लेकिन 3 ड्राइवर्स थे, बेसिकली 3 ऐसे पॉइंट्स जो रीजन बने जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। पहला, चर्च ने क्या किया, चर्च ने बरोक आर्किटेक्चर को सपोर्ट किया। कैथोलिक चर्च चाहते थे कि जो भी चर्चेस हो वो बहुत ज्यादा बड़े हो, लार्ज हो, ताकि लोग कनेक्ट कर सके अपने आप को चर्च से। और क्योंकि चर्चेस के फसाड पर स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, बिब्लिकल स्टोरीज डिपिक्ट की जाती थी, तो इस तरीके से लोग कनेक्ट होते थे। सेकेंड, मोनार्क, पावर एंड ग्रैंडर, एंड द थर्ड वाज वेल्थ फ्रॉम ट्रेड। क्योंकि व्यापार करने लगे, ट्रेड होने लगा तो बहुत ज्यादा पैसा आने लगा। अब पैसा आने लगा तो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इन 3 एस्पेक्ट्स की वजह से, इन 3 पॉइंट्स की वजह से बरोक आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बरोक आर्किटेक्चर। तो देखिए, बरोक आर्किटेक्चर को अगर आप देखते हो तो सबसे पहली बात तो ओवर ऑर्नामेंटेशन, यानी कि जो डेकोरेशन होगी, जो ऑर्नामेंटेशन होगा बहुत ज्यादा होगा। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज मोर इज मोर। क्लियर? रेनेसांस में क्या था, लेस इज मोर, कि कम बनाइए, सिंपल बनाइए, काम बनाइए। बट इनका था कि ज्यादा से ज्यादा डेकोरेशन कर सके। क्लियर? अब तो ऑर्नामेंटेशन फर्स्ट हमारा हो गया, इलैबोरेट करते थे, ज्यादा से ज्यादा डेकोरेट करेंगे। सेकंड, फॉर्म, इनके जो फॉर्म होंगे बहुत ज्यादा ग्रांड होंगे, बहुत बड़े होंगे और कर्व शेप ये ज्यादा यूज करते थे। एंड थर्ड इज लाइट, लाइट एंड शैडो के साथ बहुत ही ज्यादा इन्होंने प्ले किया अपनी बिल्डिंग्स में। और अगर हम बरोक आर्किटेक्चर की बात करें तो बरोक में केवल आर्किटेक्चर अकेला नहीं होता था, आर्किटेक्चर के साथ में, आर्किटेक्चर तो होता ही होता था, उसके साथ में स्कल्पचर प्लस पेंटिंग। तो बरोक स्टाइल का मतलब क्या है, बरोक आर्किटेक्चर प्लस स्कल्पचर प्लस पेंटिंग, ये तीनों आपको देखने को मिलता है बरोक आर्किटेक्चर में। अब हम बरोक आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। तो द फर्स्ट इज इलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन, कि जितना भी ऑर्नामेंटेशन होगा सिंपल नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा ऑर्नामेंटेशन करेंगे, यानी कि रिच डेकोरेशन, ज्यादा से ज्यादा स्कल्पचर्स बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप स्कल्पचर्स देख सकते हो, कॉलम के ऊपर जो कैपिटल वाला पार्ट है वो कितना हाईली रिच ऑर्नामेंटेड किया गया है।
सेकंड, अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस क्या था कि चर्च की पावर को दिखाना, शो द पावर ऑफ द चर्च। एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रैंडर एंड ड्रामा। तो इनकी बिल्डिंग्स में आपको ड्रामा और ग्रैंडर दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो मेरे राइट साइड पर आपको ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, राइट? तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सीन्स क्रिएट किए जा रहे हैं, राइट? बिब्लिकल स्टोरीज दिखाने की कोशिश की जा रही है और काफी सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं जो बाइबल से इंस्पायर्ड हैं। इसके साथ ही लार्ज स्केल पर बनाते थे अपने मॉन्यूमेंट्स को, अपने स्ट्रक्चर्स को, जिसमें डोम्स का यूज किया जाता था, कॉलम्स का यूज किया जाता था। और पर्पस क्या था कि वो चर्च से कनेक्ट रहे और चर्च की तरफ वापस आए। एंड नाउ द थर्ड फीचर इज मूवमेंट एंड फ्लूइडिटी। तो अगर आप बरोक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स को देखोगे तो यहां पर मैंने बरोक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग दिखाई है और आप देखोगे कि यहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, राइट? मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस बिल्डिंग को देखते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये स्टैटिक है, आपको लगता है कि ये मूव कर रही है। क्लियर? तो कर्व लाइंस का बहुत ज्यादा इन्होंने यूज किया। कर्व लाइन के साथ में ओवल शेप्स इन्होंने यूज की। जो इनके डोम्स थे वो ओवल शेप के होते थे और जो इनके फॉर्म्स थे वो फ्लोइंग फॉर्म्स, जैसे कि ये जो आपका फॉर्म है दैट इज फ्लोइंग फॉर्म। अब इसको इस तरह बनाने का रीजन क्या था? ये फ्लोइंग फॉर्म्स का क्या पर्पस था? तो इसका पर्पस था कि अगर कोई पर्सन वहां से मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस गली से जा रहा हूं तो जैसे जैसे मैं इस बिल्डिंग के पास जाऊंगा, इसके फ्रंट पर आऊंगा और इससे दूर जाऊंगा, तो हर कंडीशन पर, हर लोकेशन पर मुझे एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि मोनोटोनस वाली फीलिंग क्रिएट नहीं होती है, हर बार आपको एक नया व्यू देखने को मिलता है। So that was the motto behind it. लाइट एंड शेडो। लाइट एंड शेडो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओपनिंग्स थोड़ा हाई बनाते थे, ऊपर बनाते थे। बैकग्राउंड में जो कलर होते थे डार्क रखते थे। कुछ स्कल्पचर्स बनाते थे तो जब भी लाइट आती थी तो वो ड्रामेटिक वे में इन स्कल्पचर्स पर पड़ती थी। लाइट आपका ड्रामेटिक वे में इन स्कल्पचर्स पर पड़ती थी। क्लियर? तो बहुत ही ड्रामेटिक व्यूज एंड सीन्स क्रिएट किए जाते थे। अब अगर इस फिगर में आप देखो तो क्या है, टॉप पर क्लियर स्टोरेज विंडो बनाई गई है जो अंदर लाइट को लेकर आती हैं और ये सीन बहुत ही ब्यूटीफुली क्रिएट होता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज स्पाशियल कॉम्प्लेक्सिटी। स्पाशियल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि जब इसकी स्पाशियली प्लानिंग की जाती थी, जब इसको प्लान किया जाता था तो बहुत सिंपल प्लान नहीं करते थे। इसकी प्लानिंग और इसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते थे। उनको समझना, उनको बनाना आसान नहीं होता था। इसीलिए बरोक आर्किटेक्चर फेमस है अपने स्पाशियल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो जो इनके प्लान्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स प्लान्स होंगे। अब ये मल्टी लेवल स्टोरीज होते थे, मल्टी लेवल बिल्डिंग्स होती थी। ऐसा नहीं कि एक ही स्टोरी है, नहीं, काफी सारे स्टोरी, 5 स्टोरी, 10 स्टोरी, काफी बहुत हाइट में ज्यादा होते थे। एंड थर्ड इज पर्पस। पर्पस में क्या है? सेम वही पर्पस है कि हर एंगल पर जैसे आप वॉक करोगे तो आपको हर एक कदम पर डिफरेंट व्यू मिलना चाहिए। दैट वाज द पर्पस। अब इसके साथ ही आप देखोगे कि इन्होंने सीलिंग को कितना हाईली डेकोरेट किया है, रिच ऑर्नामेंटेशन दिखता है, और वहीं इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में गोल्ड का भी यूज किया। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ अदर आर्ट्स। ऐसा नहीं था कि ये केवल अकेला था, इसके साथ में क्या था? पेंटिंग्स थी, स्कल्पचर्स थे जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, बट थोड़ा सा हम इनको डिटेल में देखेंगे। तो आर्किटेक्चर के साथ क्या इन्होंने मिक्स किया? पेंटिंग को मिक्स किया प्लस स्कल्पचर्स, राइट? तो यहां पे आप देखो पेंटिंग का यूज किया गया, यहां पर भी आपको पेंटिंग देखने को मिलती है और स्कल्पचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि बरोक आर्किटेक्चर कोई 10 साल 20 साल का एक पीरियड नहीं था, बल्कि 150 साल का एक पीरियड था। तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अर्ली बरोक आर्किटेक्चर, सेकेंड आपका है लेट, थर्ड है आपका हाई, एंड फोर्थ है आपका रीजनल वेरिएशन। बरोक आर्किटेक्चर लगभग 150 साल का एक पीरियड था और इसी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज अर्ली बरोक आर्किटेक्चर, जो 1600 से 1650 तक, यानी कि लगभग 50 साल तक ये रहा। सेकेंड है आपका हाई बरोक आर्किटेक्चर, जो आपका 1650 से 1700, यानी कि ये भी आपका लगभग 50। अब इसके बाद आता है आपका लेट बरोक आर्किटेक्चर, जो आपका 1700 से 1750 तक चला, यानी कि ये भी 50। तो 50 एंड 50 इयर्स के 3 पीरियड रहे
और इन तीनों पीरियड्स को मिला के बनता है आपका बरोक आर्किटेक्ट। क्लियर? अब इन तीनों पीरियड्स में डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्ट फेमस रहे। जैसे अगर हम बात करें अर्ली बरोक की तो बर्निनी एंड मैडर्नो बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे। बात करें हाई बरोक आर्किटेक्चर की तो बोरोमिनी एंड रैन बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे। एंड द लास्ट वन इज लेट बरोक आर्किटेक्चर जिसमें बाल्टासर एंड नॉर्मन बहुत फेमस आर्किटेक्ट रहे। अब हम बात करेंगे बरोक आर्किटेक्चर में बनने वाली बिल्डिंग्स के प्लान्स के बारे में, क्योंकि जब भी हम किसी आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमने अर्ली क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का वीडियो देखा था, राइट, और उस एपिसोड में हमने क्या किया कि जितने भी प्लान्स थे बेसिकली वो क्या थे, क्रूसीफॉर्म शेप में थे, क्रॉस के शेप में थे। लेकिन अगर हम बात करें बरोक आर्किटेक्चर के प्लान्स के बारे में तो पहला आपको देखने को मिलेगा ओवल शेप्ड प्लान। क्लियर? तो ओवल शेप प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं बरोक आर्किटेक्चर में। सेकंड आपको स्टार शेप प्लान भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है दिस इज अ स्टार शेप प्लान बिल्डिंग। क्लियर? तो ओवल प्लान आपको देखने को मिलते हैं, सेकंड आपको स्टार प्लान आपको देखने को मिलते हैं। ओवल प्लान में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस ओवल शेप के ऊपर डोम क्रिएट करना, जो बरोक आर्किटेक्चर में सॉल्व किया गया। अब सेकंड क्या आपका स्टार शेप प्लान, तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो आपका सेंट्रलाइज्ड एरिया है वहां पे आपका मेन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, बाकी का जो पार्ट या कोई भी बिल्डिंग वो आपको बनाना है वो आप इसके अराउंड में बनाओ। लेकिन अगर हम बरोक आर्किटेक्चर को ऑर्नामेंटेशन के बेसिस पर अगर हम डिवाइड करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं उसको तीन पार्ट में। फर्स्ट फ्लोरिड बरोक, सेकेंड क्लासिकल बरोक एंड थर्ड इज रिस्ट्रेन्ड बरोक। अब देखिए फ्लोरिड बरोक में क्या किया गया, हाईली ऑर्नामेंटेशन यूज किया गया, यानी कि बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा डेकोरेटिव बनाई गई। वही क्लासिकल बरोक की अगर हम बात करें तो क्या था, बैलेंस्ड, यानी कि बैलेंस्ड डेकोरेशन की गई। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा हो और ऐसा ना हो कि बहुत कम लगे। एंड द लास्ट इज रिस्ट्रेन्ड बरोक, इसमें क्या था, बहुत कम बिल्डिंग्स को डेकोरेट किया गया। तो रिस्ट्रेन्ड बरोक का मतलब है कि बिल्डिंग्स को जब बहुत कम डेकोरेटिव बनाया गया। तो चलिए अब हम फ्लोरिड बरोक को डिटेल में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फेज क्या है, जब हम ऑर्नामेंटेशन की बेसिस पर डिवाइड करते हैं फ्लोरिड बरोक। तो देखिए फ्लोरिड बरोक में बेसिकली क्या था, इसके कुछ फीचर्स थे जो इसको बहुत यूनिक बनाते थे। पहला क्या है, कार्विंग्स, बहुत ज्यादा आपको कार्विंग्स देखने को मिलेंगे। हाईली ऑर्नामेंटेशन फॉलो किया गया, स्टको आपको देखने को मिलता है, इलैबोरेट डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो यानी कि अगर आपको बरोक की किसी भी बिल्डिंग में बहुत हाईली ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोरिड बरोक। क्लियर? जो भी फॉर्म्स होंगे वो कर्व्ड आपको देखने को मिलेंगे, फ्लोइंग फॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, और जो फसाड होगा वो आपका डायनामिक होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरिड बरोक। अब हम बात करेंगे बरोक आर्किटेक्चर स्टाइल के फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट आर्किटेक्ट है जियान लोरेंजो बर्निनी। तो जियान लोरेंजो बर्निनी फेमस है बरोक आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ये एक स्कल्प्टर थे, काफी सारे स्कल्पचर्स बनाते थे। उसके अलावा ये एक पेंटर भी थे। तो बरोक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स पर जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है तो उनको काफी सारी पेंटिंग्स को बनाया है जियान लोरेंजो बर्निनी ने। सेकेंड आर्किटेक्ट का नाम है फ्रांसेस्को बोरोमिनी। फ्रांसेस्को बोरोमिनी की अगर हम बात करें तो ये अपने कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे सीलिंग हो, चाहे वॉल्स हो, चाहे स्कल्पचर्स हो, उनमें जो स्पाशियल अरेंजमेंट होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसके लिए जाने जाते हैं फ्रांसेस्को बोरोमिनी। अब हम बात करेंगे बरोक आर्किटेक्चर की सबसे फेमस बिल्डिंग के बारे में जिसका नाम है सेंट पीटर्स स्क्वायर, जो कि बर्निनी ने डिजाइन की थी। राइट? तो एग्जाम में ये पिक्चर आपको दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करिए। तो जब भी कभी ये आपको देखने को मिलता है आप फौरन क्लिक करेंगे, इट इज सेंट पीटर्स स्क्वायर। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वेटिकन सिटी में लोकेटेड है। और डिजाइन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉलोनेट्स हमें देखने को मिलते हैं। कॉलोनेट्स मतलब अ सीरीज ऑफ कॉलम्स। तो यहां पर देखिए आपको राइट, यहां पर क्या है, काफी सारे कॉलम्स हैं। यहां पर भी देखिए राइट साइड में भी आपको कॉलोनेट्स देखने को मिलते हैं। जब कॉलम्स की एक बहुत लंबी सीरीज होती है तो हम उसको कॉलोनेट्स बोलते हैं। अगर हम सेंट पीटर्स स्क्वायर की बात करें तो आज पूरी दुनिया से करोड़ों लोग यहां पर घूमने के लिए जाते हैं
और इसमें एक चर्च भी बना हुआ है एंड दैट इज वेरी फेमस। अब एक ऐसी बिल्डिंग जो अपने फ्लोइंग फॉर्म के लिए फेमस है, जिसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं कि अगर आप इसको देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये बिल्डिंग मूव कर रही हो, फ्लो कर रही हो, कर्व शेप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बिल्डिंग का नाम है सैन कार्लो एले क्वाट्रो फाउंटेन, जो कि बोरोमिनी के द्वारा डिजाइन की गई है। राइट, नाम थोड़ा सा मुश्किल आपको लग सकता है, बट आप कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे सैन का मतलब होता है बेसिकली सेंट यानी कि साधु, एंड फाउंटेन जो यहां पर लिखा है इसका मतलब है फाउंटेन। क्लियर? तो सैन कार्लो एले क्वाट्रो फाउंटेन इनका नाम है, इस बिल्डिंग का नाम है, और डिजाइन किया है इस बिल्डिंग को बोरोमिनी ने। तो अगर आपको बिल्डिंग का पूरा नाम याद करने में दिक्कत होती है तो आप बिल्डिंग का नाम शॉर्ट में याद कर सकते हो, सैन कार्लो। क्लियर? एग्जाम में अगर ये बिल्डिंग आपको दिख जाती है, आपको फौरन क्लिक करना है सैन कार्लो। क्लियर? बाय बोरोमिनी। तो यहां पर मैंने इस बिल्डिंग का सेक्शन दिखाया है जिसमें आपको डोम देखने को मिलता है, ये फ्रंट है, यहाँ पे आपको कर्व्स देखने को मिलते हैं, और इस बिल्डिंग में फ्लोइंग लाइंस आपको देखने को मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट बिल्डिंग इज सेंट इवो एला सैपिएंजा, जो कि बोरोमिनी के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। राइट, तो एग्जाम में अगर आप जाते हो तो एग्जाम में आपको ये इमेज देखने को मिल सकती है। यहां पर इसके इंटीरियर से रिलेटेड मैंने 2 इमेजेस ऐड किए हैं, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे वाला ये वाला इमेज है, तो इसको आप स्केच करो और रट लीजिए बिल्कुल, इसको बार बार स्केच कीजिए, आपको ये याद हो जाए। राइट, इसका नाम याद रखेंगे सेंट इवो एला सैपिएंजा। राइट, बिल्डिंग का नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सेंट इवो। ओके, सेंट इवो करके भी याद कर सकते हैं, और याद रखेंगे आर्किटेक्ट का नाम क्या है, बोरोमिनी। ये 2 याद करना जरूरी है। थर्ड, बिल्डिंग का बार बार ड्राइंग बनाएंगे, स्केच बनाएंगे। राइट, हम सेंट इवो एला सैपिएंजा के प्लान की बात करें तो इसका प्लान है हेक्सागोनल, 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, तो इसका प्लान आप याद रखेंगे, हेक्सागोनल इसका प्लान है। क्लियर? और इसका जो डोम है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक। राइट, ऐसा डोम आपने कोई और नहीं देखा होगा, तो ये अपने डोम के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, सेंट इवो एला सैपिएंजा। नाउ द नेक्स्ट वी हैव क्लासिकल बरोक आर्किटेक्चर, जिसको हाई बरोक के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम हाई बरोक में देखें तो क्या है, लेट 17 से अर्ली 18 सेंचुरी के टाइम के पीरियड के बीच रहा। एंड सेकंड, अगर फीचर्स की बात करें तो लार्ज स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। राइट, कॉलम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि हम कॉलम्स यूज कर रहे हैं इसीलिए इसको क्लासिकल बरोक के नाम से जाना जाता है। राइट, इसके साथ ही प्लास्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। प्लास्टर में आपको रेनेसांस के वीडियो में बताया था, रेनेसांस के लेक्चर में बताया था कि फेक कॉलम्स को हम पिलास्टर्स कहते हैं। बरोक आर्किटेक्चर की एक बहुत फेमस बिल्डिंग जिससे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज पैलेस ऑफ वर्साय। राइट, पैलेस ऑफ वर्साय आपका लोकेटेड है फ्रांस में। राइट, अगर हम बात करें इसके फ्रंट की तो फ्रंट में आपको सिमेट्री देखने को मिलती है, और फ्रंट में बिल्डिंग के सामने ज्योमेट्रिकल पैटर्न में आपको गार्डन्स देखने को मिलते हैं। एंड अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट इज अ सिंबल ऑफ मोनार्की। अगर करंट टाइम की बात करें कि पैलेस ऑफ वर्साइल्स अभी क्या है, तो अभी ये पैलेस बेसिकली क्या है, एक म्यूजियम है। राइट, अभी इसको म्यूजियम बना दिया गया है एंड इट इज अ म्यूजियम। सो दिस इज पैलेस ऑफ वर्साय। क्लियर? तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको वर्साइल्स नहीं पढ़ेंगे, इसको वर्साय पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज अ फ्रेंच वर्ड। पैलेस ऑफ वर्साय को केवल एक ही आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया, पैलेस ऑफ वर्साय को बनाने के लिए बहुत सारे आर्किटेक्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसमें लुई लेवाव, जूल्स, एंड्री लेनोत्रे, रॉबर्ट एंड चार्ल्स लेब्रुन हमें देखने को मिलते हैं। राइट, अब जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं सबका कंट्रीब्यूशन रहा। अब इन सभी आर्किटेक्ट्स के बारे में इस एपिसोड में डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये सारी डिटेल हम अपनी लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं, उसके लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि हमारे कोर्सेज के बारे में कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज है, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, और हमारी वेबसाइट पर जाने के बाद आप कोर्सेज में जाकर चेक कर सकते हो, और जो भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं नाटा की, राइट,
तो नाटा एंड जेईई के लिए अभी हमारे पास काफी सारे कोर्सेज हैं। तो ये सारे हमारे कोर्सेज हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, और कोई क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। राइट नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो स्क्रीन पर जो आपको प्लान दिख रहा है, इट इज अ प्लान ऑफ पैलेस ऑफ वर्साई। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो आपका रेड कलर में है, राइट, रेड कलर में जो आपका हॉल है दैट इज नोन एज द हॉल ऑफ मिरर्स। तो ये क्या है आपका, दिस इज हॉल ऑफ मिरर्स, राइट। सेकंड ग्रीन की अगर हम बात करें तो ग्रीन में जो आपको एरिया दिख रहा है दिस इज हॉल ऑफ बैटल्स, राइट, हॉल ऑफ बैटल्स। अगर येलो की बात करें तो येलो ब्लॉक क्या है हमारा, यहां पर है, तो येलो का क्या है, द रॉयल चैपल, राइट। और जो आपको ब्लू में दैट इज रॉयल ओपेरा। तो पैलेस ऑफ वर्साई बहुत बड़ा पैलेस है जिसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स आपको देखने को मिलते हैं। नाउ यू कैन सी क्लियरली कि ये जो हमारा पार्ट है दिस इज हॉल ऑफ मिरर्स, राइट, दिस इज मार्बल कोर्ट एंड दिस इज रॉयल कोर्ट। इसके साथ ही यहां पर जो कोर्ट है दैट इज मिनिस्टर्स कोर्ट, एंड यहां पर आपको रॉयल ओपेरा देखने को मिलता है, एंड दिस इज योर रॉयल चैपल, एंड दिस इज द मोस्ट फेमस बैटल गैलरी। यहां पर कुछ इंटीरियर इमेजेस दिए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉल ऑफ मिरर्स, दिस इज योर हॉल ऑफ मिरर्स। Second, this is your hall of battles. This is the interior of the royal chapel and this is the interior of royal opera. अगर हम इनके इंटीरियर पिक्स की बात करें तो इनके इंटीरियर के पिक्चर्स को आपको स्केच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर जाकर वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो जनरली बिल्डिंग का जो फ्रंट वाला फसाड है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग के इंटीरियर में अंदर जाएंगे, पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर गए, फिर वहां पे हॉल ऑफ मिरर्स का अंदर से पिक्चर लिया, देन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि इंटीरियर का आप पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल आउट नहीं किया है, राइट। बस मेन जो फ्रंट में है वो आपको याद रखना है। नाउ द लास्ट इज रिस्ट्रेन्ड बरो। तो रिस्ट्रेन्ड बरो की अगर हम बात करें तो बहुत कम हमें ऑर्नामेंटेशन यहाँ पे देखने को मिला, राइट। जो स्टाइल था दैट वाज कंट्रोल्ड, सिंपलर कह सकते हैं, इट वाज सिंपलर बरोक। एंड की फीचर्स की बात करें तो सिंप्लिसिटी, मिनिमल ऑर्नामेंटेशन था, राइट। तो लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया गया, नेचुरल लाइट का यूज किया गया। बरोक आर्किटेक्चर की एक ऐसी बिल्डिंग जिसका फोटो मैंने आपको बरोक आर्किटेक्चर की स्टार्टिंग में दिखाया था, एंड दिस इज नन अदर देन सेंट पॉल्स कैथेड्रल, जिसको सर क्रिस्टोफर रेन ने डिजाइन किया है, राइट। इस स्लाइड में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट पॉल्स कैथेड्रल का इमेज आपको याद रखना है, बार बार इसको स्केच करना है। दिस इज सेंट पॉल्स कैथेड्रल। डिजाइन किसने किया है, सर क्रिस्टोफर रेन ने इसको डिजाइन किया। अगर हम सेंट पॉल्स कैथेड्रल की बात करें तो सेंट पॉल कैथेड्रल सेंट पीटर्स बेसिलिका से इंस्पायर्ड है, और स्पेशली ये अपने ट्रिपल डोम के लिए फेमस है। अगर हम यहां से देखते हैं तो हमें एक डोम लगता है, बट इट हैज 3 डोम्स, इनर डोम, स्ट्रक्चरल डोम एंड आउटर डोम। एंड दिस इज द प्लान ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल, राइट। तो सेंटर में आप देखिए जो ट्रिपल डोम था, दिस इज द डोम, राइट। दिस इज नॉर्थ ट्रांसेप्ट, दिस इज साउथ ट्रांसेप्ट, क्लियर। अगर हम बात करें नेव की, सो दिस इज नेव, द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ चर्च वेयर सिटिंग इज अवेलेबल। दिस इज नॉर्थ आयल, आने जाने वालों के लिए गैलरी होती है, एंड दिस इज साउथ आयल, एंड दिस इज नार्थेक्स, बेसिकली दैट इज द पोर्च एंट्रेंस। बेसिकली एंट्रेंस को हम नार्थेक्स बोलते हैं। सो दिस इज द प्लान ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल। अगर हम बरोक आर्किटेक्चर की बात करें तो बरोक आर्किटेक्चर में इतना रिच ऑर्नामेंटेशन के साथ में इतना डिटेल में पेंटिंग किया जाता था कि काफी बार वो पेंटिंग ऐसा लगता था जैसे कि वो रियल एलिमेंट्स है। तो ये जो आपको मेरे सामने जो सीन दिख रहा है, दिस इज अ पेंटिंग, राइट। इसमें ये भी जो आपको सब अंदर दिख रहे हैं, दिस इज अ वर्क ऑफ पेंटिंग, राइट। तो इस पेंटिंग के थ्रू यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट किया गया, जैसे ऐसा लगे कि वो रियल ऑब्जेक्ट है। सो दिस ऑल्सो हैज बीन सीन इन बरोक आर्किटेक्चर, एंड दिस इज विस्परिंग गैलरी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने बरोक आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। हमने काफी सारी बिल्डिंग्स जैसे पैलेस ऑफ वर्साइल, सेंट पॉल्स कैथेड्रल्स के बारे में बहुत कुछ नया सीखा। हमने काफी सारी गैलरीज देखी जैसे हॉल ऑफ मिरर्स, विस्परिंग गैलरीज,
एंड सो मैनी। बट इसके बावजूद भी काफी सारे ऐसे आर्किटेक्ट्स थे, काफी सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें उनको स्किप करना पड़ा क्योंकि यूट्यूब पर हमारे लिए सारी बिल्डिंग्स और सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, हम अपनी लाइव क्लासेस में इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप नाटा एंड जेईई पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और अपनी प्रिपरेशन को लेकर बहुत सीरियस हो, तो फिर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे। तो अगर आप नाटा एंड जेईई पेपर 2 के थ्रू एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो SSAC। SSAC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपनी नाटा एंड जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी टाइमिंग्स जनरली 8 PM से 10 PM है, इसका मतलब है कि आप अपने कॉलेज, अपने एकेडमिक के साथ इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो आप उसके लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। डेमो क्लास बुक करना बहुत इजी है। स्क्रीन पर नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। उसके साथ ही दूसरा मेथड है कि आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in। तो जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, राइट हैंड साइड पर बॉटम में आपको एक येलो कलर का टैब देखने को मिलता है, बुक अ फ्री डेमो क्लास। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है और इस फॉर्म में आप अपनी पर्सनल डिटेल फिल करके बुक कर सकते हैं अपने एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या फिर लैपटॉप उठाइए और बुक कीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। तो आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।